अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना के इजलास में PTI को मुज़ाकरात की दावत दी, जिस पर अपोजिशन इत्तेहाद का मुशावरती इजलास हुआ। फिर इसके बाद आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अपोजिशन इत्तेहाद से मुलाकात की, मगर इस दौरान शेख वकास अकरम का बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी के मुताबिक PTI ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की ऑफर को खालिसतन दोगलापन करार देकर मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने कहा है कि हुकूमत का अंदाज सियासी घबराहट और फिक्री दिवालियापन की अलामत है। इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को बातचीत का इख्तियार दिया है। PTI किसी भी सूरत में मैंडेट चोरी करने वाली हुकूमत के साथ बातचीत में शामिल नहीं होगी। शेख वकास अकरम ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ की बातचीत की पेशकश दोगलापन और मुतज़ाद मौक़िफ़ है। हुकूमत मौजूदा बहरानों का मुज़ाकराती हल तलाश करने के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से बात कर सकती है। हुकूमत महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत से रब्ता कर सकती है। हुकूमत मुज़ाकरात को एक दोगलेपन और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। PTI से माफ़ी मांगने का मुतालबा हुकूमत की सियासी घबराहट और फिक्री दिवालियापन है। शेख वकास अकरम ने कहा कि मुसल्लत हुक्मरानों को पेशगी शराइत पर मबनी बातचीत का मुतालबा नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म बेख्तियार हैं और वो सुहेल आफरीदी और इमरान खान की मुलाकात का एहतमाम नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत के बाद कल रात अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुशावरती इजलास हुआ था। फिर आज अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई से इमरान खान की बहन अलीमा खान की मुलाकात हुई और मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत हुई। जबकि दूसरी तरफ आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के एलामिया के मुताबिक फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जायजा लेते हुए मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। शुरका ने कॉन्फ्रेंस में इस बात का इयादा किया कि भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। एलामिया के मुताबिक फोरम ने दहशत गर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठ जोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। एलामिया में मज़ीद लिखा है कि कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हो या कोई भी, और मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म ने डायलॉग की ऑफ़र की, तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद की, मगर आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की अगर मुलाकात हुई अलीमा खान साहिबा के साथ तो फैसले क्या हुए हैं? क्या ऑफ़र को कबूल किया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म से मुस्तरद किया जाएगा, दूसरे प्लेटफॉर्म से डायलॉग को आगे बढ़ाया जाएगा? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। खोखर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। खोखर साहब, तहरीक इंसाफ इख्तियार भी देती है महमूद खान अचकज़ई साहब को, चाहे वो मुज़ाकरात के हवाले से हो या स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से हो, मगर ऐसा लगता है कि एक ही साथ इख्तियार देती है और एक ही साथ बेख्तियार भी कर देती है। पहले मुज़ाकरात का आपके यहाँ से बात हुई कि जी डायलॉग होना चाहिए, मगर फिर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जो डायलॉग की बात करे वो इमरान खान का दोस्त नहीं, उनकी पार्टी से नहीं। फिर आज मुलाकात भी हुई, आपका सरप्राइज इजलास भी गालिबन हुआ, बहनों की भी मुलाकात हुई अचकज़ई साहब से, और जब मुलाकात हो रही थी वज़ीर आज़म की ऑफ़र को दोगलापन कह के शेख वकास अकरम साहब ने मुस्तरद कर दिया। हैदर शराजी साहब की खबर के मुताबिक कि इख्तियार तो दिया है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को बातचीत का, मगर PTI किसी भी सूरत मैंडेट चोरी करने वाली हुकूमत के साथ बातचीत में शामिल नहीं होगी। तो ये इख्तियार और बेख्तियार एक साथ करते हैं आपको? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब भाई। पहली बात तो ये है कि वजीर आजम ने कल जो बयान दिया, उनकी जो गुफ्तगू हमारे सामने आई जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी, अपनी पहली दी हुई दावत को रीइटरेट उन्होंने किया। उनकी इस गुफ्तगू को और उन बयान को हमने संजीदगी से लिया। कल भी हमारी 5-7 घंटे इसके ऊपर तफसीली मुशावरत हुई और आज भी इसके ऊपर घंटों हमने मुशावरत की और हमने यही फैसला किया कि सबसे पहले तो तमाम जितनी जमातें हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में, उनको एतमाद में लिया जाए, तहरीक इंसाफ को एतमाद में लिया जाए, उनसे मुशावरत की जाए। इसी तरह आज अलीमा खानम की भी मुलाकात हुई महमूद खान अचकज़ई साहब से, वो भी काफ़ी तवील मुलाकात थी, और इन सारों से मुशावरत करने के बाद हमारा ये ख्याल है और हमारा ये मानना है कि इस वक्त मुल्क जो सियासी और माशी बहरान से दो चार है, इसको इस बहरान से निकालने के लिए गुफ्तो-शुनीद का दरवाजा खुला रहना चाहिए, उसमें गुफ्तो-शुनीद का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए। और जिस तरह महमूद खान अचकज़ई साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कहा था कि पार्लियामान और आइन की बालादस्ती के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए अगर ये बाकी जमातें तैयार होती हैं तो इमरान खान के दस्तखत लेकर आना उनकी जिम्मेदारी है। तो हम इस डायलॉग की जहां तक बात हुकूमत ने की है, एक नए मीसाक के लिए
इन प्रिंसिपल इश्यूज के ऊपर, जिसमें पार्लिमान और आइन की सुप्रीमेसी शामिल है, एक नया चार्टर शामिल है, रूल ऑफ लॉ शामिल है, इंसानी हकूक की पासदारी शामिल है। इन तमाम चीजों के ऊपर डायलॉग के लिए तैयार है। ये बड़ी अहम बात है खोखर साहब। और आप ये कह रहे हैं कि ये बात जब आप कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, तो इसका मतलब है अलीमा खान तैयार हैं, तहरीक इंसाफ तैयार है, उसके बाद ही और उस कंसेंसस के साथ आप ये बात कर रहे हैं इस वक्त? देखें, जैसे मैंने कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के अंदर और भी जमातें हैं, सबके डायलॉग के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू और नुक्ता नज़र अपने अपने थे। लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब ने फैसला साजी जो है इस हवाले से वो महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब के हवाले कर रखी है, उन पर एतमाद का इजहार किया है, तो हमने सबसे इनपुट लेने के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि एक नए मीसाक के लिए, जिसमें आइन और पार्लिमान की बालादस्ती, इंसानी हकूक की पासदारी, ये तमाम चीजें अगर एक नए मीसाक पर हुकूमत हमसे बात करना चाहती है तो हम उस डायलॉग में एंगेज होने के लिए तैयार हैं। खोखर साहब, उसके लिए लाजमी है ना कि हुकूमत जब आपसे एंगेज करे और आप ये कहें कि इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया, जो पीटीआई भी कहती है कि मैंडेट दिया है, मगर साथ में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पीटीआई है, अगर वो ये कहे जी आपको मैंडेट दिया है, आप बात कर ले मगर हम बात नहीं करेंगे इस हुकूमत से, हम खिलाफ हैं इस हुकूमत के, जो बात करेगा वो इमरान खान का साथी नहीं है, तो फिर हुकूमत ये नहीं कहेगी, जो वो कहते हैं कि जी हम बात करें तो किससे करें, ये तो अचकज़ई साहब को मैंडेट देते हैं और उसके बाद मैंडेट वापस ले लेते हैं अगले दिन। देखिए, ये जिम्मेदारी जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, महमूद खान अचकज़ई साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह जिम्मेदारी उठाई है कि अगर बाकी तमाम जमातें वो एक नए मीसाक के लिए, पार्लिमान की बालादस्ती के लिए, आइन की सुप्रीमेसी के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, उसके लिए अगर तैयार होती हैं तो दस्तखत लेकर आना इमरान खान से उनकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी वो पहले फ्लोर ऑफ द हाउस पर उठा चुके हैं, तो हमें इस चीज पर कोई शुबा नहीं है कि अगर हुकूमत वाकई मुज़ाकरात में संजीदा है तो वो फिर हमारे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने जैसे कहा उसी तरह उसके ऊपर वो करके दिखाएंगे। साहब, क्योंकि अभी अंसार अब्बासी साहब की खबर ये भी आई कि पीटीआई की जो क़यादत है, जब आपका इजलास हुआ उसमें तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत चाहती थी कि एलामिया में ये बात शामिल हो कि एक कमेटी बना दी जाए अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की सरबराही में, मगर उसको वीटो किया अचकज़ई साहब ने। तो क्या आपके अंदर भी ये हुआ कि मुज़ाकराती कमेटी कोई बना दी जाए, मगर अचकज़ई साहब ने वीटो कर दिया क्योंकि आपके एलामिया में डायलॉग की बात आई, मगर जो उन्होंने ट्वीट हुआ उनका, उसमें यही बात थी कि जी किस बात पे मुज़ाकरात किए जाए? देखिए, मुज़ाकरात जिन चीजों के ऊपर होने हैं उसके अंदर हमने कतन इस चीज का मुतालबा नहीं करना कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, उनके केसेस खत्म किए जाए, मुलाकातें बहाल की जाए। हम चाहते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने खुद कैटेगोरिकली कई दफा कहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अगर होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, उनके केसेस एक फेयर ट्रायल उनको मिलेगा, तो उनके केसेस में कोई जान नहीं है, उसके नतीजे में, उस प्रोसेस के नतीजे में उन्होंने बाहर आना है। इस वक्त जरूरी हमारे लिए ये है कि मुल्क जिन बहरानों में घिरा हुआ है, अवाम में जिस हद तक मायूसी फैली हुई है और पॉलिटिकल प्रोसेस जिस हद तक बेमायनी हो गया है, अगर हमने इसको दुरुस्त करना है और मुल्क को वापस डगर पर डालना है तो फिर उसके लिए हमें गुफ्तगू तो करनी पड़ेगी। हाल तो आखिरकार सियासतदानों ही नहीं निकालना है। ओके, तो खोखर साहब, आपकी तरफ से कौन करेगा अगर हुकूमत राजी हो जाती है? आप वज़ीर आज़म ने ऑफर किया, आपके हम कबूल करते हैं, ज़ाहिर आपने कुछ कंडीशंस बताई हैं कि इन चीज़ों पर बात होगी, कौन होगा आपकी तरफ से, कौन फेस होगा मुज़ाकरात का, उसमें कौन कौन है आज के फैसले के मुताबिक? ये फिर आगे चलकर, अभी हुकूमत ने जैसे सबसे पहले वजीर आजम ने कहा, उन्होंने ऑफर की, हमने उस ऑफर को एक नए मीसाक, रूल ऑफ लॉ, आइन की सुप्रीमेसी, पार्लिमान की बालादस्ती, इन चीजों के ऊपर जैसा मैंने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो अगर हुकूमत फिर इससे आगे बढ़ती है तो फिर दोनों अतराफ से शायद हो सकता है ऐसे कि मुज़ाकराती कमेटीज तश्कील दी जाए। वो फिर सेकंड स्टेप है, वो व्हेन वी रीच, जब उस सूरत हाल पे हम पहुंचेंगे तो फिर उस वक्त उनकी वजाहत जो है वो फिर आपके सामने ले आई जाएगी। मतलब तो जो पीटीआई का बुनियादी मुतालबा है वो ये कि सिर्फ दो सूरतों में मुज़ाकरात हो सकते हैं, या तो नए इलेक्शन कॉल करें या फिर हमारा मैंडेट हमें वापस करें। आप पीटीआई अब इस पर राजी है, जो बातें आप कह रहे हैं कि इस तरीके से कम बात शुरू की जाए बजाय इसके कि इतनी बड़ी पोजीशन से आगे बढ़ा जाए?
देखिए, शफाफ इंतखाबात तो इस मुल्क में हमने जिस तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस को खराब कर दिया है, चाहे वो 2018 के इलेक्शंस हों या 2024 के इलेक्शंस हों, उसकी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करना भी हमारे ऊपर है, हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। इंतकाले इक़्तिदार के प्रोसेस को जब तक पाकिस्तान के लोगों के लिए हम एक्सेप्टेबल नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर तो इस मुल्क के अंदर आने वाले वक्तों में बहरान मजीद गहरा होता जाएगा, खून खराबा होगा। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए ऑफकोर्स उसके अंदर नए इंतखाबात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री, एक ऐसे इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री जिसके ऊपर तमाम फ्रीकैन को एतमाद हो, तो ये सारी चीजें गुफ्तगू शनीद का हिस्सा तो होंगी, इसके बगैर कैसे मुमकिन है? और साहब, और क्योंकि ज़रा बैरिस्टर गौहर साहब बहुत ज़्यादा 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा मुज़ाकरात का, फिर हलीमा खान साहिबा ने स्टेटमेंट दिया, तो 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि भाई मैंने जितना बात करनी थी कर दी, अब बात करनी तो जाके चकज़ई साहब से कर लें। ऐसा तो नहीं होगा खोखर साहब कि अब आपको प्रोग्राम में बुलाएंगे और आप कहेंगे भाई जितनी बातें हमने करनी थी कर दें, अब आप हलीमा खान साहिबा से ही पूछ लें। ये कंसेंसस वाली बात है कि आगे बढ़ जाए? नहीं, देखें शाहजेब भाई, एज अ पाकिस्तानी देखें, 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। इस मुल्क में इस वक्त सियासी बहरान इस इंतहा को पहुंचा हुआ है कि पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर अपना एतमाद खोते जा रहे हैं। बट इन ड्रोव्स पाकिस्तानी ये मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, जा रहे हैं। अगर हमने इस मुल्क में, मुल्क के प्रोसेस में लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करना है, तो ये हम सियासतदानों को आपस में बैठ कर करना पड़ेगा। जमहूरियत के अंदर गुफ्तो शनीद के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। हम ये समझते हैं कि एक नए मीसाक के लिए जिसका बेनिफिट ना सिर्फ इस दौर के अंदर बल्कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्वर्सेशन कि किस तरीके से हमने इस मुल्क के मामलों को ठीक करना है, वो बहुत एक जरूरी कॉन्वर्सेशन है और वो हम करने के लिए तैयार हैं। और हम वी होप कि ये जो कॉन्वर्सेशन है ये सिर्फ एक दूसरे को के साथ हुडविन करने के लिए ना हो, बल्कि ये एक मीनिंगफुल और बायमैनी प्रोसेस हो कि जिससे हम आने वाले वक्तों के लिए भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। ज़रा जो इश्यूज आप उठा रहे हैं वो बहुत अहम है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी, पाकिस्तान में जो निज़ाम है उसके हवाले से भी। खोखर साहब, इस बात में तो दो राय नहीं है, मगर अगेन क्योंकि हुकूमत बार बार ये कहती है कि जी हम करें तो किससे बात करें, आप कह रहे हैं कि हमसे करें और इस पर हमें इंगेज करें, मगर जैसे ही आपका एलामिया आया उसमें मुज़ाकरात की भी बात थी और ये सारी बातें थी जो आपने कही, मगर 8 फरवरी को एहतजाज की बात थी। मगर फिर इमरान खान साहब की तरफ से सुहेल आफरीदी साहब को कहा गया कि आप स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। अब वो जुमे को लाहौर जा रहे हैं, तो ये सब भी आप सब एक साथ कर रहे हैं या वो फिर अलग से शुरू हो गई ये बात? देखिए, आज भी मैं जियो के ऊपर आप ही की चैनल पर स्टेटमेंट्स देख रहा था, राना सनाउल्लाह साहब की, ख्वाजा आसिफ साहब की। एक तरफ तो वो कह रहे थे कि हाँ ठीक है, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, डायलॉग की हम ऑफर कर रहे हैं ऑपोजिशन को, और साथ ही फिर एक लंबी उन्होंने गुफ्तगू की कि किस तरीके से वो तहरीक इंसाफ को किस नजर से देखते हैं, और फिर दोबारा वही पोलराइजिंग बातें की। लेकिन वो हम समझते हैं कि सियासतदानों की मजबूरियां होती हैं, उन्हें करनी पड़ती हैं, लेकिन हमने इन प्रेशर से बाहर निकलना है। और इन प्रेशर से बाहर निकल के ये जो हुकूमत है उसको बेनिफिट करती है ये बात कि आपके तहरीक इंसाफ के दीगर अपोजिशन जमातों के इख्तलाफात रहें, और वो इख्तलाफात रहें तो इनको बेनिफिट करती है क्योंकि इनका सर्वाइवल इसमें है। वही सारी बातें, आप सबका सेम पेज पर होना ज़्यादा लाजमी है कि आप सब, चाहे आप हो, तहरीक इंसाफ हो, जो बात करें वो एक पेज से करें। आपका ज़्यादा लाजमी है इस वक्त सेम पेज पर, और इन्हें तो बेनिफिट करता है कि आप लोगों की जितनी लड़ाई रहेगी या तहरीक इंसाफ की जितनी लड़ाई रहेगी उतना ही दबाव मिलेगा इनके इख्तिदार को। मेरा ख्याल है हमारा भी सेम पेज पर होना कोई मायने नहीं रखता। इस वक्त पाकिस्तान पूरा ये चाहता है कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म हो। पाकिस्तान पूरा ये चाहता है कि मुल्क वापस एक डगर के ऊपर जिसके अंदर लोग अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार सकें, उन्हें को कीमत इस इकोनॉमिक क्राइसिस की ना पे करनी पड़े, जो इकोनॉमिक क्राइसिस पॉलिटिकल क्राइसिस से जुड़ा हुआ है। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि ये क्राइसिस खत्म हो, ये बहरान खत्म हो। तो हम उस नीयत से कि हम आपस में बैठ के सियासतदान ये आप एक नए मिसाक की बात कर लें जिसके अंदर हम इस मुल्क से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को खत्म करें, ये दायरों के सफर को खत्म करने की बात करें। हमने किस तरह डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा रिस्टोर करना है। हमने इस मुल्क के जो प्रोसेसेस है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जिसका हमने कोई हाल नहीं छोड़ा, कि उसको कैसे एड्रेस करना है, रूल ऑफ लॉ को कैसे वापस लेकर आना है। ये सारी वो अहम बातें हैं कि जो इस वक्त आज पूरा पाकिस्तान ये चाहता है और हमसे तकाजा कर रहा है, सियासतदानों से कम उम्मीद रखता है कि वो आपस में बैठकर इन चीजों के ऊपर बात करें। अगर तो मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो ये जो मौका की एक ख्वाहिश है, इसको रिस्पॉन्ड करना भी तो हम सियासतदानों का फर्ज है। बिल्कुल ठीक है। और एक जो बात बार बार सामने आती है वो ये कि इमरान खान के बयानात
एक्स अकाउंट के ज़रिए रोके जाएं, वो ये बात करते हैं। अब उसमें एक इख्तलाफ ये है कि तहरीक इंसाफ की कुछ सीनियर क़यादत ओन करती है इमरान खान के अकाउंट से जो ट्वीट होता है, कुछ कहते हैं कि नहीं जी बाहर से होता है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ को ताना पड़ता है कि अगर इमरान खान को लीडर मानते हो तो रीट्वीट करो, मगर वो रीट्वीट नहीं कर रहे होते हैं। इस हवाले से आप लोग का क्या वर्जन होगा जब आप लोग शुरू करेंगे मुज़ाकरात? देखिए, लफ्जी गोलाबारी तो सियासतदानों के माबैन चलती रहती है। और फिर दूसरा, आप इस चीज को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं कि एक शख्स 2 साल से जेल में पड़ा हुआ है, उसकी बेगम जेल में है, वो उसकी जमात सख्तियां बर्दाश्त कर रही है, उनकी जो अहलो अयाल है, उनका खानदान, उनकी बहनों के साथ जो हर हफ्ते वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल होता है। तो आप थोड़ी सी स्पेस उस शख्स को भी दें जो कैद तन्हाई में इस वक्त पड़ा हुआ है। ये बात ठीक है, मगर मसला है ना कि जो लफ्जी गोलाबारी है सियासतदानों के दरमियान तो चलती है, मगर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जिस चीज़ से डिसएसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, जिसका उन पर ताना पड़ता है कि आप रिपोस्ट नहीं करते, वो सियासतदानों के बारे में बात थोड़ी होती है। सियासतदान को तो इस मुल्क में कुछ भी कह लें चल जाता है। जब मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा तो अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो फिर उसमें हमारी एक ये भी डिमांड होगी कि इमरान खान साहब से मिलाया भी जाए। अगर इमरान खान साहब से सियासतदान मिलेंगे और फिर उसके अंदर हम सियासतदान हैं, गुफ्तो शुनीद से हम रास्ते बना लेने के आदी हैं, हम रास्ता बना लेंगे। सवाल सिर्फ इस चीज का है कि इंटेंशन आपकी कैसी है। अगर साफ इंटेंशन है, अगर हुकूमत की साफ इंटेंशन है तो आई कैन एटलीस्ट शो फ्रॉम द ऑपोजिशन साइड कि हम भी साफ इंटेंशन के साथ इस मुल्क को सियासी और माशी बहरान से निकालने के लिए एक डायलॉग के अंदर एंगेज होने के लिए तैयार होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत आम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा नवाज। खूब देखते हैं हुकूमत इसका क्या जवाब देती है। एक ब्रेक के बाद हुकूमत से जवाब देंगे। ब्रेक से पहले हमारे साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि वो तैयार हैं हुकूमत के साथ डायलॉग के लिए, जिन मामलात पर डायलॉग हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर तलाल चौधरी, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला। ताजू साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा फिर ऑफ़र की, आज अचकज़ई साहब की मुलाकात भी हुई अलीमा खान साहिबा से, और उसके बाद अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कह रही है जमहूरियत, आइन की बहाली, रूल ऑफ लॉ के लिए तैयार हैं। पीटीआई की पोजीशन बहुत मैक्सिमम थी, वो एक बार बार कह रहे थे कि जी आप मैंडेट वापस करें या फिर नए इलेक्शन करा लें, इमरान खान को रिहा करें। वो कह रहे ऐसा कुछ नहीं कह रहे, हम इन मामलात पर बात करें और आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल कर ली है उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, ये अभी मैंने आपसे सुना है और आप ही के शो में कहा गया, लेकिन आप थोड़ी देर पहले जियो पर ही मैंने ख़बर देखी है कि जो शेख वकास हैं, जो उनके सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने मुस्तरद की है वज़ीर आज़म की इस पेशकश को। और उससे 2 दिन पहले जो अलीमा ख़ान हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो बात करेगा वो हम में से नहीं है। तो अभी क्लैरिटी आने दें। और दूसरी बात यह है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब अपनी जगह, लेकिन इनके महबूद अचकज़ई साहब को पहले भी बानी पीटीआई ने एक दफ़ा हेड किया, बनाया था मुज़ाकरात के लिए, और उसके बाद में इन्हें कभी किसी ने पूछा ही नहीं था। तो इनकी पोजीशन जो है वो हर घंटे बाद तब्दील होती है, और इनकी सही पोजीशन उस वक़्त सामने आएगी जब ये अलीमा ख़ान या कोई उनकी बहन आकर बात करेंगी। अदरवाइज़ ये नहीं कहा जा सकता कि अगर हुकूमत संजीदा है, ऑफ़र वज़ीर आज़म ने की है, और तो फिर आप दरवाज़ा खोलिए ना अचकज़ई साहब की मुलाकात का, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की मुलाकात का इमरान खान साहब से, ताकि वो इस मैंडेट को हतमी शक्ल मिल जाए इमरान खान साहब के लिए, और फिर आप अब डायलॉग आगे बढ़ाएं ताकि सियासी टेम्परेचर नीचे आए। नहीं, क्या कंडीशंस के साथ बात होगी? और बातचीत तो बिल्कुल हम दरवाजा बड़ी देर से कंडीशन नहीं है। आप देखिए, अब आप ये कह रहे हैं कि पता नहीं है कि किस के मौक़िफ़ क्या है। पीटीआई कुछ कह रही है, महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से कुछ और बात अगर आ रही है, तो इसको सेम पेज पर लाने के लिए, क्योंकि ये बात आपकी दुरुस्त है कि पीटीआई में जो डायलॉग की बात करे, कभी कोई गद्दारी का फतवा, कभी कुछ अपनी लीडरशिप को नहीं छोड़ा जाता, तो इमरान खान साहब से अगर डायरेक्ट मैंडेट मिल जाएगा तो बातचीत का आगाज़ हो जाएगा। देखिए, जो बानी पीटीआई हैं वही 2-2, 3-3 बातें करते हैं। अगर कोई एक दफ़ा मिलके निकले तो वो और बात करता है, 2 घंटे बाद कोई मुलाकात कर निकले तो वो पहले के ख़िलाफ़ बात करता है।
और बातचीत दूसरी बात यह है कि बातचीत के लिए स्पीकर का जो ऑफिस है वो सबके लिए काबिल कबूल है, और हुकूमत ने हमेशा कोई बगैर शर्त रखे हुए वज़ीर आज़म ने कोई चौथी दफ़ा कल बातचीत कैबिनेट में की है कि बातचीत होनी चाहिए, मगर ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, मेरी मुलाकात होगी तो फिर होगा, मेरी सीट वापस होगी तो फिर होगा, हमारा नोटिफिकेशन होगा तो फिर होगा। और दूसरी बात है, बातचीत बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगी, केसेस स्पेसिफिक नहीं होगी। बातचीत पाकिस्तान के बड़े मसाइल पर एग्जैक्टली मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे कि आप इमरान खान साहब को रिहा करें, हम नहीं कह रहे। तो अगर आप लोग संजीदा हैं तो आप इंगेज कर लें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को। अगर पीटीआई ने मैंडेट नहीं दिया तो पीटीआई एक्सपोज हो जाएगी। अगर आप वाकई संजीदा हैं, वज़ीर आज़म की ऑफ़र को अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो आप लोग इंगेज करें और कल से मुज़ाकरात का आगाज़ करें। अगर पीटीआई एक्सपोज हो जाएगी, अगर आप का ये इल्ज़ाम है कि जी उन्होंने कोई मैंडेट नहीं दिया हुआ अचकज़ई साहब को। देखिए कितनी दफ़ा हम तो हमेशा ही आगाज़ करते हैं, हम तो हमेशा ही ये कहते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो फ्लोर ऑफ दी हाउस कह चुके हैं कि अगर आप मेरे ऑफिस नहीं आना चाहते तो मैं चल के स्पीकर के ऑफिस आने को तैयार हूँ। और कल उन्होंने कैबिनेट में कहा है कि बात होनी चाहिए, तो मैंने कहा है कि स्पीकर के दरवाजे हर एक से खुले, उनके राब्ते दोनों साइडों पर रहते हैं, वो सबके लिए काबिल कबूल है। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो हमें फौरी तौर पर इसका पता चल जाएगा और हम तैयार हैं। लेकिन बातचीत का जो एजेंडा है वो पाकिस्तान के मसाइल होंगे और कोई चीज़ नहीं होगी, ये बिल्कुल। जब दो लोग बैठेंगे उनके लिए मसाइल जो हैं वो, अगर आपको मसले नहीं लग रहे और अगर आपके लिए जो मसाइल हैं उन्हें नहीं लग रहे, तो इसी तरीके से मुज़ाकरात होता है इस बात पर है कि दो पार्टीज़ के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। अगर दो पार्टीज़ का एक ही मौक़िफ़ होगा तो फिर मुज़ाकरात किस बात के, इसी बात पर होते हैं ना। तो आप कम से कम ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर अब मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं, वज़ीर आज़म की पेशकश को कबूल कर रहे हैं, तो हुकूमत अब एक कदम आगे बढ़ाएगी। जी बिल्कुल, मैंने तो आपको कहा है कि उनके कहने से पहले, जबकि वो बड़े सख्त बयानात पीटीआई और बानी पीटीआई की बहनें और पीटीआई की तरफ से आ रहे थे, उसके बावजूद वज़ीर आज़म ने कहा है कि बात होनी चाहिए, लेकिन साथ ये भी कहा है कि ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। सो बातचीत हमने पहले भी ख़त्म नहीं की थी। जिस टेबल से ये उठ के गए थे, ये खुद उठ के गए थे, यकतरफा तौर पे इन्होंने फैसला किया और उठ के चले गए। हमने तो इन्हें 26वीं तरमीम में भी पूरा ऑन बोर्ड रखा, वो थ्रू फजलुर रहमान था या जिस तरह भी था। इसी तरह जो मुज़ाकरात की टेबल से ये खुद उठ के गए हैं, स्पीकर का ऑफिस भी हाजिर है, हम भी बात करने को तैयार हैं। और दूसरी बात, लेकिन जो मुज़ाकरात हैं वहाँ पर बातचीत इसलिए ये नहीं कर सकते कि वहाँ आर्गूमेंट से होती है, वहाँ दूसरे की भी सुननी पड़ती है। ये दूसरे की सुनने के आदी नहीं है, ये आर्गूमेंट से बात करने के आदी नहीं है। डिक्टेशन कंडीशंस जो हैं वो बातचीत आगे नहीं बढ़ा सकती, और हम दोबारा एक दफ़ा वज़ीर आज़म ने जो कहा है उस पर अमल करने को बिल्कुल तैयार हैं। ये आए, बात करें। बहुत शुक्रिया ताजु साहब, कह रहे हैं हम तैयार हैं, बात करें, देखते हैं मामला आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कलाम डेवलपमेंट हुई, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हुई, उस पर तनकीद भी हो रही है, तारीफ भी हो रही है। असल हकीकत क्या है, मामला क्या है, जब पाकिस्तान में मुश्किल से 19 साल बाद प्राइवेटाइजेशन हुई है, हक़ाइक़ आप सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। कल हुकूमत ने पीआईए के 75% शेयर आरिफ हबीब लेड कंसोर्शियम को 135 अरब रुपए में फ़रोख्त कर दिए, जिसकी आज निजकारी कमीशन बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी है। इस 135 अरब रुपए में से 92.5% आरिफ हबीब कंसोर्शियम पीआईए में सरमायाकारी करने का पाबंद होगा। इस ट्रांजैक्शन से हुकूमत के पास बाकी रह जाने वाले 25% शेयर्स की मालियत 45 अरब रुपए हो गई है। और कल हमारे प्रोग्राम में आरिफ हबीब साहब ने बताया कि वो हुकूमत के पास रह जाने वाले बकिया 25% शेयर्स भी खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। कल हमारे ही प्रोग्राम में चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन मोहम्मद अली ने बताया कि हुकूमत को पीआईए की प्राइवेटाइजेशन से टोटल 10 अरब रुपए नहीं बल्कि 55 अरब रुपए मिलेंगे। और आज चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन मोहम्मद अली ने पीआईए की मौजूदा हालत पर आज पीआईए जो है साल के 40 लाख पैसेंजर्स को सर्व करती है। 30 डेस्टिनेशंस को पीआईए ऑलरेडी सर्व कर रही है। 78 कंट्रीज का हमारे पास राइट्स हैं एज ए डेजिग्नेटेड एयरलाइन, और 97 कंट्रीज में हमारे एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स हैं। तो पीआईए का जो सबसे बड़ा एसेट है वो उसके लैंडिंग राइट्स हैं। टोटल 170 स्लॉट्स हैं पीआईए के पास, बिकॉज बहुत सारे मुल्कों में एयरपोर्ट्स पे एक से ज़्यादा लैंडिंग राइट्स होते हैं। इस वक्त पीआईए के पास टोटल तकरीबन
30 से ज़्यादा प्लेन्स हैं, लेकिन जो ऑपरेशनल हैं वो 17 से 19 हैं। एक्चुअली 18 प्लेन इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं। वीकली PIA तकरीबन 240 राउंड ट्रिप्स कर रही है। एज है प्लेन्स की, अगर आप देखें तो 24 प्लेन्स ऐसे हैं इन 33 में से जो कि 2010 से पहले के हैं, तो उनकी एज 25 साल के करीब है। तो फ्लीट बहुत पुरानी हो चुकी है। 7 एयरक्राफ्ट 2010 से 13 के हैं, तो तकरीबन ये 12 से 15 साल पुराने हैं, और 2 एयरक्राफ्ट 2017 के हैं। ब्रीफिंग के दौरान चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन मोहम्मद अली ने सोशल मीडिया पर होने वाली कयास आराइयों का भी जवाब दिया। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कल कि क्रिटिसिज्म है जी कि कुछ 1 या 2 प्लेन्स की कीमत पे PIA बेच दी है। अगेन पूरा डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, नैरेटिव को डेलिबरेटली आई थिंक किया जा रहा है, बिकॉज जिन लोगों ने जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी समझ इतनी कम है या उन्हें नहीं पता कि वो क्या लिख रहे हैं। ये कहना कि जी 10 अरब में बेच दी, जबकि उन्हें बड़ा क्लियर पता है कि 55 अरब की वैल्यू गवर्नमेंट को मिल रही है। ये कहना कि एक नए प्लेन की प्राइस पे बेच दी, जबकि पता है कि PIA के पास जो प्लेन्स हैं 33 में से 24 तो 25 साल पुराने हैं, तो उनकी वैल्यू बहुत कम होगी। इन तमाम प्लेन्स की वैल्यू ऑलरेडी PIA की बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्टेड है। जो 18 प्लेन्स चल रहे हैं उसमें से 12 लीज्ड हैं और सिर्फ 6 वो प्लेन्स हैं PIA के जो कि ओन्ड हैं। तो PIA तमाम प्लेन्स ओन नहीं करता, लीज करता है। तो टोटली एक गलत सा इंप्रेशन दिया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। 75% की जो बिड है 92.5% एंटिटी में जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी था कि अगर हम इंश्योर ना करते इस ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर में कि PIA में पैसा जाए तो PIA कभी भी रिवाइव नहीं हो सकती। तो वी इंश्योर्ड 10 बिलियन गवर्नमेंट को मिलेगा और गवर्नमेंट के पास 45 बिलियन की इक्विटी है। अगर 135 बिलियन 75% की वैल्यू है तो पूरी कंपनी की वैल्यू हुई 180 बिलियन। तो 45 अरब जो है वो वैल्यू है 25% स्टेक की। अगर ये बायर लेगा तो गवर्नमेंट को 45 अरब मिलेंगे, अगर वो नहीं लेते तो हमारे पास 45 अरब की इक्विटी है। तो गवर्नमेंट को जो टोटल इकोनॉमिक वैल्यू मिली है वो 45 और 10 55 बिलियन की मिली है। साथ ही उन्होंने तफसीलात भी बताई कि कैसे PIA सालाना नुकसानात कर रही थी, जिसका बोझ मुल्क के आवाम पर पड़ रहा था, जो अब नहीं होगा। जो एक बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है जी कि लाइबिलिटीज हटा दी। अगर आप लाइबिलिटीज नहीं हटाएंगे तो 700 अरब जिस कंपनी में लॉस हो वो कौन लेगा? कोई आके आपको कि 700 अरब देगा, वो 50 अरब में अपनी नई एयरलाइन सेट कर लेगा। 2024 में इसके 700 अरब के लॉसेस थे। 2015 से 2024 10 सालों में पाकिस्तानी पब्लिक ने, पाकिस्तान ने, PIA ने 500 अरब का नुकसान किया। वो 500 अरब गवर्नमेंट ने भरे और हमारे और आपके पैसों से भरे गए। 2015 से हर साल नुकसान था। 33 बिलियन, 45 बिलियन, 51 बिलियन, 67 बिलियन, 53, 35, 50, 88, 105 ये लॉस करते थे हम। आज गवर्नमेंट को 55 बिलियन तो मिल रहा है, लेकिन ये लॉस हम नहीं करेंगे आगे जाके। ये फायदा हुआ है प्राइवेटाइजेशन का। बेसिकली हमारा कोई प्राइड आज नहीं गया है। प्राइड एयरलाइंस ओन करने से नहीं होता। प्राइड उस तरह जाता है कि अगर हमारी एयरलाइन फ्लाई ना कर सके, तो अगर हम इसको ना बेचते तो हु नोज कि आज से शायद 1-2 साल के बाद ये फ्लाई ना कर सकती। पाकिस्तान में PIA और एविएशन सेक्टर दीगर ममालिक के मुकाबले में तरक्की में, रोजगार में, एयर कार्गो में और टूरिज्म में कितना कम किरदार अदा करता है, उन्होंने इसकी तफसीलात भी बताई। कंट्रीब्यूशन टू GDP, UAE का एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो 18% कंट्रीब्यूट करती है टू GDP। सऊदी अरेबिया 8.5%, हमारा 1.6% है, बहुत कम है। इंडिया का 1.5% है, और इसीलिए अगर आप देखें तो इंडिया ने भी एयर इंडिया प्राइवेटाइज की कुछ अर्से पहले। तो हमारी ओवरऑल GDP ग्रोथ के अंदर इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह प्राइवेटाइजेशन के बाद। एम्प्लॉयमेंट, UAE के अंदर 9.5% एम्प्लॉयमेंट जो है वो एविएशन रिलेटेड है। सऊदी अरब में 4.2% है, हमारे मुल्क में 0.3% है। तो एविएशन इंडस्ट्री हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। टूरिज्म के अंदर कंट्रीब्यूशन 0.5% है कंपेयर टू 5.7 एंड 9.3 ऑफ सऊदी अरेबिया एंड UAE। एयर कार्गो, PIA सिर्फ 0.3 मिलियन मेट्रिक टन मूव करती है कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो कि मल्टीपल टाइम्स कार्गो मूव करती हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस PIA की ओवर द ईयर्स उस लेवल पे नहीं रही है और कंट्रीब्यूशन भी नहीं रहा है। दूसरी तरफ फौजी फर्टिलाइजर कंपनी PIA की बिडिंग से 3 दिन पहले बिडिंग के अमल से पीछे हट गई थी, और उसकी वजह यह थी कि हुकूमत ने बिडिंग जीतने वाली कंपनी के लिए ये ऑप्शन रखा था कि वो PIA खरीदने के बाद मजीद 2 पार्टीज़ को अपने साथ मिला सकती है ताकि PIA में मजीद सरमायाकारी हो। मगर ये सहूलत सिर्फ उन कंपनीज़ को मैसर होगी जिन्होंने बिडिंग में हिस्सा नहीं लिया, ताकि बिडिंग में हिस्सा लेने वाली कंपनीज आपस में मिली भगत ना करें। फिर 3 ग्रुप्स ने कल बिडिंग में हिस्सा लिया और आरिफ हबीब कंसोर्शियम कामयाब हो गया। और कल रात को हमारे प्रोग्राम में आरिफ हबीब साहब ने इस बात का इजहार किया कि फौजी फर्टिलाइज़र अब उन्हें ज्वाइन करेगा। और आज फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर होल्डर्स को इस हवाले से आगाह किया है कि आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि फौजी फर्टिलाइज़र PIA की खरीदारी में आरिफ हबीब लेड कंसोर्शियम को ज्वाइन करेगा।
और इस सिलसिले में कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह इख्तियार दे दिया है कि वो तमाम ज़रूरी इकदाम करे और प्राइवेटाइजेशन कमीशन और आरिफ हबीब कंसोर्शियम के साथ ट्रांजैक्शन के हवाले से तमाम ज़रूरी मुआहदों और डॉक्यूमेंट्स के लिए आगे बढ़े। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए निजकारी और निजकारी कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद अली ने कहा है कि हुकूमत तवक्को कर रही है कि ज़रूरी अप्रूवल्स के बाद अप्रैल तक नए मालिकान PIA को चला रहे होंगे। PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मज़ीद बात करेंगे साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ताह इस्माइल साहब से, और चेयरमैन इंटरलूप और मेंबर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मुसद्दिक जुल्करनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मिफ्ताह इस्माइल साहब, ज़ाहिर है तनकीद हो रही है हुकूमत पर और हुकूमत अपना डिफेंस पेश कर रही है। तनकीद इस बात पर भी हो रही है पाकिस्तान में जो साल हर साल से हुई कि प्राइवेटाइज ना करें जी, बेहतर करें इदारों को। फिर जिस तरीके से प्राइवेटाइज हुई कि 92.5% वापस कंपनी में चला जाएगा, लोग इस पर भी तनकीद कर रहे हैं, मगर हुकूमत कह रही है कि इससे बेहतर फॉर्मूला नहीं हो सकता था। आप क्या कहिएगा? देखिए, हमने 2013 में ये बात की थी कि PIA की निजकारी करने देनी चाहिए। उसके बाद से हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 12 साल में ठीक करते करते 400 अरब रुपए का और नुकसान कर दिया। हम 2-4 साल और ठीक कर सकने की कोशिश करते, 250 अरब रुपए का और नुकसान होता। तो मेरे ख्याल से ये ठीक करने वाली बात जो है ना, ये भूल जानी चाहिए। अगर हम ठीक कर सकते होते तो फिर हमने ये हालत में कैसे पहुंचाई थी। और जहाँ तक इसकी कीमत ठीक है या नहीं है, उसका तो अंदाज़ा ये लगा सकते हैं ना कि देखें, ये ओपन मार्केट थी। मुसद्दिक जुल्करनैन साहब भी इसकी बिड कर सकते थे, मैं भी बिड कर सकता था, आप भी बिड कर सकते थे। और जो दूसरी पार्टी जो नहीं जीत सकी है, वो भी पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग थे, वो वहाँ तक पहुँचे हैं 134 अरब तक। उसके बाद उन्होंने ख़ुद भी मुबारकबाद दी है। तो मेरा ख्याल से ये ठीक है। अब यहाँ पे हुकूमत को पैसे नहीं मिले, ये बात दुरुस्त है कि 10 अरब रुपए अभी मिलेंगे, 45 बाद में मिलेंगे, लेकिन आप देखें ना कि आप बेच क्या रहे हैं। आप बेच भी तो वो बिज़नेस रहे हैं कि जो ये कर्ज हटाने से पहले साल के 70 अरब रुपया नुकसान कर रहा था। तो इस बिज़नेस को कौन लेगा पाकिस्तान में, और तभी इतनी मुश्किल हुई है। तो मैं समझता हूँ कि देखें शाहिद भाई, मैंने आज भी ट्वीट भी किया है कि ये हम पाकिस्तान में हर चीज़ पे बहस करते हैं, चांद देखने पे भी बहस करते हैं, लेकिन ये एक चीज़ जो है ये एहसन हुई है। और इस तरह सोचेंगे, एक बच्चा 4 साल से फेल हो रहा था, ये हुकूमत 4 साल से आई है, पहली मरतबा इस बच्चा पास हुआ है, तो हमको खुशी मनानी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो ट्यूशन पढ़ा रहे थे इस बच्चे को, उसको भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि ये बच्चा पास हुआ है। मुसद्दिक साहब, आप खुद प्राइवेट सेक्टर से हैं, आपकी कंपनी ने इन हालात में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, माजी करीब में और ग्रो किया। आप कैसे देख रहे हैं इस प्राइवेटाइजेशन को? बेहतर अंदाज में हो सकती थी? जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो दुरुस्त है या आपके ख्याल में बहुत अच्छा हुआ है? शुक्रिया शाहजेब। मेरे ख्याल में मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ मिफ्ताह साहब से। इसकी कई बार कोशिश हुई और नहीं हो सकी, और ये जो बात है ना कि इसको ठीक कर सकते हैं, हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि ये ठीक हो जाएगी, तो क्या इसके बाद आने वाली हुकूमतें इसको खराब नहीं फिर से कर देंगी? तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। पब्लिक सेक्टर में एयरलाइन कहीं भी कामयाब नहीं है एक्सेप्ट मिडल ईस्ट। तो मेरा ख्याल में जो मिफ्ताह साहब ने बातें की हैं उसमें मैं ये चीज़ ऐड करूंगा कि आप ये सोचें कि जब हम एक IPO करते हैं तो हम उस इक्विटी को कंपनी के अंदर लेके आते हैं और अपना शेयर डिल्यूट कर लेते हैं। यहाँ भी यही हो रहा है कि वो जो पैसा कंपनी में जा रहा है उससे गवर्नमेंट का शेयर डिल्यूट हो रहा है। और गवर्नमेंट को, जैसे मुफ्ताह साहब ने भी कहा और आपने भी कल अपनी बात में भी कहा, कि गवर्नमेंट को टोटल 55 अरब मिल रहे हैं और उनके लॉसेस से जान छूट रही है। अब मैं एक चीज की तरफ आपको और तवज्जो दिलाना चाहता हूं जो कि अब तक कहीं बात नहीं हुई। देखिए, एक चीज होती है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 100 कंपनी के अंदर गवर्नमेंट को 10 बिलियन जाने के बाद 125 बिलियन जाएगा। 25 बिलियन तकरीबन इस वक्त उसकी एडजस्टमेंट जब कर लेंगे, जो इनके दो एक एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, उसके बाद 25 बिलियन के करीब उसकी इस वक्त नेट इक्विटी है। अगर हम डेफर्ड टैक्स को छोड़ दें तो टोटल इक्विटी हो जाएगी 150 अरब की। हम ये अज्यूम करते हैं कि देखें अभी इस वक्त कंपनी लॉसेज में है, एक दिन में तो टर्न अराउंड नहीं होगी, 1-2 साल में 25-30 बिलियन पर ईयर का और लॉस होगा। अभी कल आपके प्रोग्राम में मोहम्मद अली साहब ने बताया कि जो बिजनेस प्लान है उसमें चौथे 5वें साल में जाके 500 अरब का रेवेन्यू होगा। अब आप देखें जो दुनिया की तमाम एयरलाइंस हैं, अगर आप यूरोपियन और अमेरिकन एयरलाइंस को देख लें तो उनका जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स मुश्किल से 3 से 4% है। एशिया पैसिफिक में 2 से 3% है। एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन के बाद अभी तक 9% लॉस कर रही है। सिर्फ जो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस हैं उनके 8-9% है, और उसमें एमिरेट्स का कुछ ज्यादा है, और उसकी वजूहत आपको पता है, वहाँ टैक्स भी रेट्स कम है और उनकी ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। तो अगर इस जो तरीका होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को जज करने का कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए,
तो मेरे हिसाब से इसका अगर हम 150 अरब का इस पे और हमें कम से कम कर्जा लेना पड़ेगा इनको, इसके एक तो लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए और इस एयरलाइन को मजीद बेहतर बनाने के लिए। और अगर ये 500 बिलियन पे पहुंच जाते हैं रेवेन्यू पे ये 4-5 साल में, तो इसकी ग्रोथ करने के लिए इनको कम से कम 19% का जो है ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, जो कि अगर मैं 29% टैक्स गिनूं तो 28 अरब रुपया बनता है, जो कि 500 अरब पे 5.5% का मुनाफा है, जो कि कहीं भी एयरलाइन में नहीं है। तो इनके लिए तो एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है मेरे ख्याल में इन्वेस्टर्स के लिए। तो हम इसको इस तरह से देखना चाहिए कि इन लोगों ने, और अगर लकी ग्रुप आता तो वो भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन है जिसने भी बहुत बड़ा मेरे ख्याल में चैलेंज कबूल किया है, और कौम के लिए ये इसलिए बहुत अच्छा है कि हम इन लॉसेस से जान छूट गई है, और हम इस एयरलाइन को इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद है कि ये लोग रिवाइव कर देंगे और ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा। मिफ्ता साहब, आपने गवर्नमेंट में रहे हैं, आपको पता है कितने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, हुकूमत में होते हुए कितना मुश्किल होता है। आप खुद कहा कि 4 साल बाद अगर बच्चा पास हुआ है तो चलें इसकी तारीफ कर लेते हैं। नाउ ये समझा जा सकता है कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स समझी जाती थी, बड़ी मुश्किल समझी जाती थी, हो गई, तो हुकूमत अब अगर ये कह रही है कि हम आगे भी प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे तो उससे दरवाज़ा खुलेगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। देखिए बिल्कुल बढ़ेगा, और ये जो आरिफ हबीब कंसोर्शियम है इसने एक बड़ी अच्छी चीज़ की है कि इन्होंने फौजी फर्टिलाइज़र से भी एक शेयर एग्रीमेंट कर लिया। आज उसका अखबार में आज उसका कागज़ भी आ गया है, और उससे ये है कि इनको ये लगेगा कि अगर खुदा न खास्ता हुकूमत चेंज होती है या किसी वजह से पॉलिसी चेंज होती है तो कम से कम उनके पास कुछ सिक्योरिटी होगी। देखें, लेकिन मैं अब तक सच्ची बात यह है कि कोई हुकूमत की ऐसी विल नज़र नहीं आई है प्राइवेटाइजेशन की तरफ। ये पिछली साल भी जो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन ख़त्म हुई थी वो इसलिए हुई थी कि हुकूमत नहीं चाहती थी, वरना यही इन्वेस्टर्स थे। आरिफ हबीब अहमद का कंसोर्शियम था, मोहम्मद अली टब्बे का कंसोर्शियम था। इन्होंने कहा था कि हम इस तरीके से बिड नहीं करेंगे जिस तरह आपने स्ट्रक्चर की है। ये उठ के चले गए थे, लेकिन उस वक्त आप ठीक नहीं करना चाहते थे, और फिर बड़ा इंटरेस्ट लिया गया है और कुव्वतों ने, इदारों ने, उसके बाद ये हुआ है। और अगर इदारे उसी तरह ये कुव्वत जो है अपनी इस्तेमाल करें और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें हुकूमत पे, तो प्राइवेटाइजेशन हो सकती है, ख़ास तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की। लेकिन जब तक अगर हुकूमत के पास विल नहीं है, लेकिन अगर पीछे के लोग कर लें तो फिर हो सकता है। मतलब आप कैसे देख रहे हैं कि डोमेस्टिक सरमायाकार हैं, जाहिर है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है पीआईए में, आगे जाके एक रास्ता खुलेगा हुकूमत के लिए भी और सरमायाकारों का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा? जी बिल्कुल, इंटरेस्ट बढ़ेगा, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आई थिंक जिस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया गया है वो किसी तरह से भी हुआ है, मुफ्ता साहब जैसे कह रहे हैं, मगर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हुआ है। और डिस्कोस की और एनर्जी सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है। और डिस्कोस में एक हम हमारे जहन में आम ख्याल होता है कि जो लॉस मेकिंग डिस्कोस है उनको जो है ना सेल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्रॉफिट मेकिंग डिस्कोस को भी करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे प्रॉफिट इससे ज्यादा हो सकता है। और एक और बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं कि जब पब्लिक सेक्टर में आप एनर्जी सेक्टर को किसी भी सर्विस को रखते हैं तो वहाँ एफिशिएंसी खराब होती है, उससे बिजनेस वाला जो है उसके लिए और आम आदमी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होती है। जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो ना सिर्फ उसके मुनाफे को बेहतर करेगा, उससे टैक्सेशन गवर्नमेंट की जनरेट होगी, और एक आम आदमी के लिए और बिजनेस के लिए भी बहुत सहूलियात पैदा हो सकती है। बहुत शुक्रिया राजिंदार, आया आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।